नमस्ते। मैं हूं संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। अन्नामलाई ने एक बार फिर से पूरा माहौल बदल दिया है। पहले से जो बदला हुआ था उसको और भी बदल दिया है। आप कहेंगे ऐसी क्या बात है, और आपको बताऊं कि अन्नामलाई ने केवल तमिलनाडु का ही माहौल नहीं बदला है। अन्नामलाई ने पूरे दक्षिण भारत का माहौल बदल दिया है, विशेषकर केरला का। तो आपको विशेष तौर से ये बताऊंगा कि भाई अन्नामलाई ने ऐसा क्या किया कि तमिलनाडु तो तमिलनाडु और उसकी जो ध्वनियाँ हैं और उसका जो स्फुरण है वो केरला में भी पहुंच गया। तो लोग कह रहे थे कि भाई अन्नामलाई ठीक है, उसने 234 यात्रा कर ली, उसने जो है वो माहौल बना लिया, थोड़ा सा एक AIADMK से आगे निकल सकता है। यद्यपि जो वहाँ की जो लोकल जो एजेंसीज हैं वो सारी की सारी अब ये मान रही हैं कि ये जो 5% से कम वोट शेयर वाली पार्टी थी वो निश्चित रूप से 20% से अधिक जाने वाली है। ये सब पहले से ही मान रही थी, लेकिन ये कह रही थी कि भाई ये तो संभव हो नहीं पाएगा, इससे होगा कुछ नहीं, सीटें नहीं आएंगी, 2-4 ही सीटें आएंगी, क्योंकि बाकी जो सेक्युलर पार्टी हैं वो कोई भी नहीं मिलेंगी। लेकिन अन्नामलाई ने उस असंभव को भी संभव कर दिखाया। कल PMK पार्टी, जो कि वैसे तो पहले भी NDA के साथ आई हुई है, लेकिन PMK पार्टी जो है वह ये माना जाता है कि भाई ADMK वाली पार्टी है और ADMK को छोड़ के नहीं जा सकती, और ADMK उसको बार बार अपनी तरफ लाने का पूरा प्रेशर बना रही थी। लेकिन PMK ने अंततः अन्नामलाई को चुना। PMK ने अंततः भारतीय जनता पार्टी को चुना। PMK ने अंततः मोदी को चुना, BJP को चुना, NDA को चुना। ऐसा केवल इसलिए संभव हो पाया क्योंकि जितने भी सर्वे अब आ रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी अन्ना-DMK से ज़्यादा वोट शेयर लाने जा रही है। और EPS ने अपनी ज़िद में, अपने मिसकैलकुलेशन में, ये सोच के कि भाई कोई भी पार्टी जो है वो सेक्युलर पार्टियां हैं, वो किसी भी तरह से जाने का कोई सवाल ही नहीं होता, भारतीय जनता पार्टी कम्युनल पार्टी है। लेकिन तमिलनाडु में जिस प्रकार से सनातन धर्म का उद्घोष किया, और सनातन धर्म के जो मानने वाले हैं, और यह भी बताया जाता है कि सबसे अधिक धर्म में आस्था तमिलनाडु में ही है, लेकिन किसी प्रकार से एक नैरेटिव, दोषपूर्ण नैरेटिव को चला के इस द्रविडियन पार्टीज़ ने उन घोर सनातनियों को दूर रखा हुआ था भारतीय जनता पार्टी से, ये कह के, क्योंकि वो ये भी मानते थे कि भाई इनको जो वोट देना है वो अपना वोट व्यर्थ करना है। लेकिन अब देखिए, कल जो समझौते की बात आई है मेरे सूत्रों से, उसमें यह स्पष्ट हो गया कि PMK 10 सीटों पर लड़ेगी, या उनको 10 सीटें दी जा रही हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। भारतीय जनता पार्टी 23 सीटों पर लड़ेगी, और जो बाकी 10 सीटें हैं, बाकी जो 7 सीटें हैं, वो उनके 3 सीटें जो है वो उनके जो छोटे पार्टनर्स हैं उनको दी जाएगी। वो या तो स्वयं लड़ेंगे या फिर वो भी भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पे लड़ेंगे। उसके अतिरिक्त AMMK यानी TTV दिनकरन वाली पार्टी जो तेवर्स की पार्टी है, और OPS का जो ADMK का ग्रुप है, OPS ओ पनीरसेल्वम, वो भी तेवर है। तो इनकी जो पार्टियां हैं इनको 2-2 सीटें दी जाएंगी। अब इनका सबका देखिए, ये सब मानते हैं कि 6% वोट तो PMK के सदैव रहते हैं, और वो 6% वोट, उसमें BJP के वोट ऐड हो जाएंगे तो निश्चित रूप से वो सीटें निकाल लाएंगे। प्लस ये जो वनियार हैं इनकी संख्या हर बड़े शहर में है, इनकी संख्या पांडिचेरी में है, इनकी संख्या और भी स्थानों पे है, साउथ को छोड़ के, साउथ तमिलनाडु को छोड़ के। तो आप ये समझिए कि ये 6% वोट, इसको आप ऐड कर दें 20% में, 26 हो गया। उसके बाद यदि 1% भी ले आते हैं पनीरसेल्वम और
हमारे दिनकरन, हालांकि यदि पन्नीरसेल्वम और दिनकरन दोनों ही आ जाते हैं तो ये मान लीजिए कि थेवर्स, जिनकी अच्छी खासी संख्या है, कुछ लोग तो कहते हैं 10% है, कुछ लोग तो और भी अधिक संख्या बताते हैं, कुछ तो कहते हैं कि साहब थेवर्स की संख्या जो है वो 20% है। अब थेवर्स में से बहुत सारे तो पहले ही आ गए होंगे साथ में अन्नामलाई के, लेकिन जब थेवर्स के जो 2 प्रमुख लीडर्स हैं वो इनकी तरफ आ जाते हैं तो पता नहीं कितना और ऐड हो जाएगा। लेकिन अगर कंजर्वेटिव मान लीजिए तो 2-2% भी ये दोनों पार्टी ले आती हैं तो 30% तो यहाँ हो गया। और ADMK यदि 10-12% ले जाती है तो भाई खेला हो जाएगा, यहाँ पे पूरा खेला हो जाएगा। और जब यह बात आने लगेगी कि भाई ये जो है चैलेंजर है, तो जो लोग DMK से दुखी हैं, DMK को पूरी तरह से एक तरह से नकार चुके हैं, उनको फिर ADMK में कोई इंटरेस्ट नहीं रहेगा, वो सारे के सारे NDA की तरफ जाएंगे। तो ये पूरा का पूरा सिनारियो तो चेंज हो गया तमिलनाडु में। केरला में राजीव चंद्रशेखर ने पूरी की पूरी ज़मीन खिसका दी है हमारे शशि थरूर जी की। शशि थरूर जी की जो अंग्रेज़ी है वो काम नहीं आ रही है, क्योंकि राजीव चंद्रशेखर जो है वो जाके ठेठ मलयालम में बोल रहे हैं सभी तरफ। ऊपर से CPI वालों ने पूरी तरह से एक फ्रंट खोल लिया है। वायनाड संकट में था ही, क्योंकि वायनाड में देखिए मुसलमानों की मेजॉरिटी नहीं है, वहाँ पे मुसलमानों की क्रिश्चियंस की मिला के मेजॉरिटी बनती है, और मुसलमान वहाँ पे लगभग 25-26% है और लगभग 20% वहाँ पर क्रिश्चियंस हैं। वो कुल मिला के 50% क्रॉस कर लेते हैं, तो 26% मान लीजिए, तो 30%, 28% जो भी है, लेकिन कुल मिला के वो लगभग 57% वहाँ पे माइनॉरिटी है, जिसमें क्रिश्चियन माइनॉरिटी भी बराबर है, मुसलमान और क्रिश्चियन वहाँ पे। तो अब वो क्रिश्चियन की तरफ से एनी राजा जो है वो लेफ़्ट की तरफ से वहाँ पे खड़ी है, और लेफ़्ट जो है वो पूरी तरह से पूरा दमखम से राहुल गांधी को टक्कर दे रहा है। और इस बार राहुल गांधी को पूरा दमखम से टक्कर वो दे रहा है त्रिवेंद्रम में भी। देखिए पिछली बार क्या हुआ था कि पिछली बार लेफ़्ट फ्रंट ने ये सोच के कि भाई 2019 में उस समय भारतीय जनता पार्टी जो थी वो 3 हिंदी प्रदेशों के चुनाव हार चुकी थी, और मुझे नहीं लगता कि केरल वालों को बहुत अधिक आइडिया था कि नॉर्थ इंडिया में क्या होगा। तो उन्होंने ये सोचा था कि भाई हाँ देखिए राहुल गांधी जो है वो बन सकते हैं, वो PM कैंडिडेट तो हैं ही, वो कहीं हो सकता है PM बन जाए, तो उनको खुश करके रखो। लेकिन इस बार सबको पता है कि राहुल गांधी का दूर दूर तक कोई चांस नहीं है, और चूंकि राहुल गांधी का कोई दूर दूर तक चांस नहीं है तो LDF जो है इस बार पूरे दमखम के साथ लड़ रहा है। और जब दमखम के साथ लड़ रहा है तो राहुल गांधी की और उनकी पार्टी की जो पैंट है वो गीली हो रही है। इसलिए तिरुवनंतपुरम, जहाँ से राजीव चंद्रशेखर लड़ रहे हैं, पाथनमथिट्टा जहाँ से अनिल एंटनी लड़ रहे हैं, और त्रिशूर जहाँ से सुरेश गोपी लड़ रहे हैं, ये 3 स्थान जो हैं ये बहुत ही अच्छे जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए। इसके अतिरिक्त तो और क्या हो सकता है, ये तो जैसे जैसे चुनाव चढ़ेगा, जैसे जैसे आपके कैंडिडेट्स डिक्लेयर होंगे तब पता चलेगा। लेकिन ये तो बिल्कुल पक्की बात है कि जो ये कहा जाता था कि दक्षिण में पूरी तरह से सफाया हो जाएगा, वो नहीं हो रहा। आंध्र प्रदेश में पूरा का पूरा हिसाब किताब बन गया। अब जो पोल्स आ रहे हैं वो बता रहे हैं कि भाई ये जो संगठन है, जो NDA का जो वहाँ पर बना है, जिसमें पार्लियामेंट में जो टोटल 25 सीटें हैं उसमें से 7 सीटें मिल रही हैं भारतीय जनता पार्टी को, और 2 सीटें मिल रही हैं, 2 या 3 सीटें मिल रही हैं आपके जनसेना को, चिरंजीवी वाली, और बाकी सीटें जो है 15 सीटें वो जा रही हैं चंद्रबाबू नायडू को। और चंद्रबाबू नायडू जो है उनके तो इलेक्शन आपका असेंबली का भी है, उनके लिए असेंबली इलेक्शन अधिक महत्वपूर्ण है, तो वह असेंबली इलेक्शन में पूरा दमखम लगाएंगे और ये कहेंगे कि भाई हाँ यहाँ ठीक है, आप 7 सीटें ले जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ओपिनियन पोल्स जो आ रहे हैं उसमें अभी भी NDA को आगे बताया जा रहा है। हालांकि असेंबली में अच्छी टक्कर है, उसमें अभी भी चंद्रबाबू नायडू आगे नहीं निकल पाए हैं। नहीं, चंद्रबाबू नायडू उसमें लीड पार्टनर है NDA में, तो वो NDA अभी भी आगे नहीं निकल पाई है वहाँ पे।
लेकिन लोकसभा में तो निश्चित रूप से आगे है, क्योंकि मोदी फैक्टर है, वहाँ पे भी है कुछ न कुछ। तो भाई कर्नाटका में और कार्यक्रम हो गया, हनुमान चालीसा अब वहाँ पे फिर से एक्टिव हो गई है, और इस बार मोदी फैक्टर भी है, और इस बार जो है वो सिद्धरामैया का करप्शन भी है। तो अब आप ये देखिए कि पिछली बार साउथ में केवल 29 सीटें जीती थी, इस बार ये 29 सीटें जो है वो डबल होती दिख रही है। तो ये कहाँ से आया? ये जो उत्साह जो है वो केवल इसलिए आया क्योंकि लोगों को लगने लगा कि तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी अच्छा कर सकती है, और यही था अन्नामलाई का मैजिक, जिसने अन्नामलाई ने एक तरह से मैं कहूँगा कि ये जो साउथ की विक्ट्री होगी वो अन्नामलाई की विक्ट्री होगी मोदी के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।